दोस्तों, पहली चिंगारी नावल की नई एपिसोड में खुश आमदीद। अब दिन वाली एपिसोड आपको इस चैनल पर मिला करेगी। इसलिए सब दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। बाकी कुछ दोस्त नाराज हो रहे थे कि ये एपिसोड कल क्यों नहीं अपलोड की, तो इनको बता दूं, दिन वाली एपिसोड इसी चैनल पर मिला करेंगी। बहुत जल्द आपको 3 एपिसोड मिला करेंगे। आप सब दोस्त अपनी सपोर्ट दिखाओगे तो ये मज़ेदार नावल आपको मुकम्मल मिलेगा और यासर और सूफी वापस आएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मनमैयत कौर से दोबारा मिलने जाऊंगा। बस हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे मनमैयत कौर की मदद की जरूरत पड़ गई थी। प्रीति चौंक कर बोली, कैसी मदद? मैंने कहा, मैंने वापस पाकिस्तान जाना था, तभी आर्मी ने हमारे ठिकाने पर छापा मारा। मैं तो वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया, मगर मेरे 2 साथी पकड़े गए। मैं जिस हालत में वहां से निकला था, मेरा सारा सामान वहीं रह गया है। यहाँ तक कि जब मैंने तुम्हें कॉल की तब मेरे पास कॉल के पैसे भी नहीं थे, वो भी मैंने ये सिख सरदार से उधार करके लिए थे। मेरी बात सुनकर प्रीति ने मेरी गर्दन में बाजू डालकर बोली, तुम जिस जगह आए हो यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। सच पूछो तो मेरा दिल करता है तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूं, मगर मैं तुम्हारी मजबूरी जानती हूँ कि तुम ज्यादा देर एक जगह नहीं रुक सकते। फिर भी जितने दिन तुम यहाँ रहना चाहो तुम आराम से बगैर किसी टेंशन के रह सकते हो, और इस दौरान तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी। बल्कि तुम कहीं जाना भी चाहो तो गाड़ी, पैसा, सब कुछ तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा। ये कहकर प्रीति मुस्कुराकर हिली और कुछ मैंने मुस्कुराकर हरकत देते हुए कहा, और बस इसकी आजादी। वो मेरी बात सुनकर प्रीति खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, वेरी फनी बॉय, बट जब तक तुम यहाँ हो ये मेरी कैद में ही रहेगा। ये मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओके डन, मगर इस कैदी को कुछ खुला पिला भी दो कि ऐसे ही बेचारे को भूखा प्यासा कैद रखना है। प्रीति बोली, अपने इस कैदी को इतना कुछ खिलाऊं पिलाऊंगी कि ये उम्र भर मेरी कैद में रहने की ख्वाहिश करेगा। ये मैंने कहा, अच्छा जी। प्रीति मेरी नाक के साथ अपनी पुतली उठी हुई नाक रगड़ते हुए बोली, हाँ जी, आजमाइश शर्त है। मैंने कहा, जी। फिर कैदी आजमाइश के लिए तैयार है। बातों के दौरान हंसी मजाक होने और कुछ वक्फा मिलने की वजह से प्रीति पहले की तरह शौक चंचल हालत में आ गई थी। अभी प्रीति पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई थी कि ड्राइंग रूम में बेल बजने की आवाज आई। प्रीति के साथ में भी चौंक गया। प्रीति गुस्से से बोली, इस वक्त कौन कमबख्त आ गया? वो टाइम देखा तो रात का 1 बजने वाला था। मैंने कहा, तुम्हारा भाई ना उगा हो? प्रीति नफी में सर हिलाते हुए बोली, वो नहीं, इसने अगर आना होता तो आने से कबल मुझे कॉल करके बताता। इसी दौरान दोबारा डोर बेल बजने की आवाज सुनाई दी, जैसे इमरजेंसी हालात बन गए हों। प्रीति घबरा कर बोली, यासिर, इस वक्त ना तो मेरा कोई दोस्त आ सकता है, ना ही कोई और कोई सकता है। अगर कोई और हुआ तो चौकीदार बाहर मौजूद है। फिर डोर बेल बजाया जा रहा है। यासिर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। प्रीति की बात सुनते ही मेरी छठी हिस्स ने मुझे चूकना कर दिया, और इसी लम्हे मेरे दिमाग में जर्नैल सिंह के घर छापा पड़ने की खबर गर्दिश करने लगी। साथ ही मैं कड़ियों से कड़ियां मिलाते हुए मैं नतीजे पर पहुंच गया कि लाजमी फोन कॉल ट्रेस हो चुकी होगी। मैंने बेड से छलांग लगाते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर पहनते हुए कहा, प्रीति, लगता है मेरे फोन करने की वजह से कोई मसला बन गया है। प्रीति बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मुझे लगता है फोन कॉल ट्रेस हो गई है और खुफिया एजेंसी के लोग तुमसे पूछगुछ करने आए हैं, और ये भी मुमकिन है कि वो घर की तलाशी लें और तुम्हें हिरासत में ले लें। मैंने एक ही सांस में प्रीति के अंजाम उसके सामने रख दिया। प्रीति मेरी सोच के बरक्स बहादुर दिखाई दी, मेरी बातों से परेशान होने की बजाय, और मुझे तसल्ली देते हुए बोली, यासिर, घबराओ मत, मुझे एक दफा कैमरे से देख लेने दो कि बाहर क्या सूरत हाल है, इसके बाद देखते हैं क्या करना होगा। ये कहकर प्रीति उठकर गाउन अपने जिस्म पर लपेटते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ लपकी। में पजामा पहनकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन चुका था। करता, पगड़ी और बाकी की तमाम अशिया में हाथ में पकड़कर प्रीति के पीछे लपका, ताकि मौका की मुनासिबत से बरवक्त कोई फैसला कर सकूं। डोर बेल तसलसल से बजे जा रही थी। प्रीति ड्राइंग रूम में दीवार पर लगी एलसीडी की तरफ जाकर एलसीडी के सामने खड़ी हो गई। मैं भी इसके पास खड़े होकर एलसीडी पर सीसीटीवी के बैरूनी मनाजिर देखने लगा। बाहर 2 सिविल गाड़ियां खड़ी थीं और 6-7 निकाब पोश मुसल्ला कमांडो, 3 अफराद सिविल में थे। उनको देखते ही मैं समझ गया कि ये एजेंसी के ही बंदे हैं। मैंने प्रीति की तरफ देखकर कहा, प्रीति, मेरा शक सही निकला, ये एजेंसी के लोग हैं, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर मैं करता पहनने लगा। प्रीति बोली,
यासिर तुम ऐसा करो, ऊपर छत पर चले जाओ, अगर तुम्हें लगे कि मामला संगीन है तो तुम वहां से साथ वाली कोठी की छत पर कूद सकते हो। ये कहते हुए प्रीति बोली, 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। ये कहकर प्रीति कमरे की तरफ भाग गई। मैं स्क्रीन की तरफ देखने लगा। चौकीदार गेट की छोटी खिड़की खोलकर उनसे बातचीत करने में मसरूफ था। इसी दौरान बाहर खड़े कमांडो में से 2 कमांडो दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और एक ने चौकीदार को काबू कर लिया जबकि दूसरे ने गेट खोलना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रीति दौड़ती हुई आई। इसने हाथ में हथियार और पैसे पकड़े हुए थे। प्रीति पैसे पकड़ाते हुए, यासिर ये वही हथियार है जो तुमने मनमय्यत कौर को दिया था। मनमय्यत कौर जाते हुए मुझे पकड़ा कर गई थी और ये कुछ पैसे हैं, ये अपने पास रख लो। हो सकता है हालात तुम्हें वापस लाने के बजाय यहाँ से निकलने के लिए मजबूर कर दें। ऐसी सूरत में ये दोनों चीजें तुम्हारे काम आएंगी। तुम जल्दी से ऊपर चले जाओ। लगता है वो लोग अंदर दाखिल हो गए हैं। मैंने प्रीति का शुक्रिया अदा करते हुए इसके होंठों को चूम कर कहा। प्रीति मेरी बात गौर से सुनो, ये तो तय है कि वो लोग खुफिया एजेंसी के हैं। उनसे बात करते वक्त तुमने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, बल्कि इन पर उल्टा प्रेशर डालने की कोशिश करनी है कि तुम लोग आधी रात को घर में क्यों दाखिल हुए हो। वो जो मर्जी सवाल जवाब करें, तुमने इस बात पर नहीं आना कि मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक है। अगर वो काल के मुतालिक पूछें तो तुम रॉन्ग काल कहकर अपने मौकिफ पर पुख्ता रहना और उनके साथ पूरे कॉन्फिडेंस से बात करना। तुम्हारी जरा सी घबराहट तुम्हें परेशानी में मुब्तला कर सकती है। प्रीति स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली। यासिर वो लोग ड्राइंग रूम की तरफ आ रहे हैं, तुम जल्दी से ऊपर छत पर चले जाओ। छत से अगर तुम्हें साथ वाली कोठी की छत पर भी जाना पड़े तो तुम उधर भी जा सकते हो। 3-4 कोठियों की छतें हमवार हैं और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं प्रीति को अलविदा कहकर सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां से ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ियों को देखकर मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इसी दौरान मैंने मैगजीन निकाल कर देखा तो इसमें मौजूद थी। मैं लोड करके ऊपर छत पर आ गया। छत पर ममटी थी और बाकी की सारी छतें खाली थीं। मैं भागकर साथ वाली छत की लोकेशन देखने लगा। छत की दीवार फलांग कर मैं बड़ी आराम से बराबर वाली कोठी की छत पर जा सकता था। मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और बगैर सोचे समझे साथ वाली कोठी की छत पर कूद गया। दोनों छतों पर घुप अंधेरा था। मेरे कपड़ों के रंग भी काला था, जिसकी वजह से बगैर रोशनी के मैं किसी की नजरों में नहीं आ सकता था। साथ वाली कोठी की छत पर पहुंचकर मैंने छत का जायजा लिया तो वहां भी ममटी मौजूद थी। पहले तो मैंने ममटी में छुपने का फैसला किया, मगर कुछ सोचकर उसके साथ वाली कोठी की छत पर जाने का फैसला करके मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरी उकाबी नजरें चारों तरफ जा रही थी। छत के आखिर में पहुंचकर जब मेरी नजर तीसरी कोठी की छत पर पड़ी तो उसकी छत भी हमवार थी। मैंने लम्हा भर की देर करते हुए 4 दीवारी फलांग कर तीसरी कोठी की छत पर आ गया था। हर तरफ सन्नाटा था। मैंने एक नजर इस छत पर डालकर वहीं रुककर प्रीति की कोठी की छत पर जायजा लेने का सोचा। तीनों कोठियों की छतें हमवार थीं, बस 4-5 फुट की 4 दीवारी थी। मैं 4 दीवारी से थोड़ा सा सर उठाकर प्रीति की कोठी पर नजर जमाकर खड़ा हो गया। अंधेरे में रहने की वजह से मुझे थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हो गया था। कुछ देर गुजरी थी कि प्रीति की कोठी की छत पर ह्योले मंडलाते नजर आए, साथ ही टार्च की तेज रोशनी छत पर गर्दिश करने लगी। टार्चों की रोशनी देखकर मैं समझ गया कि ये कमांडो हैं जो छत की तलाशी लेने के लिए ऊपर पहुंच गए हैं। मैं जल्दी से नीचे बैठ गया। मुझे वहां बैठे रहने से खतरा महसूस होने लगा। मैंने अर्द गिर्द नजर डाली तो मुझे नीचे सीढ़ियां जाती नजर आए। मैं चाहता तो वहीं छत के ऊपर रुककर कमांडो से उलझ भी सकता था, मगर इस वक्त सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि उनकी नजरों से ओझल रहकर प्रीति को बचाना था, वरना एक को ढेर करके इसे छीन कर मैं कमांडो का भी मुकाबला कर सकता था। सीढ़ियों को देखकर मैं झक कर दौड़ता हुआ नीचे जाती सीढ़ियों के करीब पहुंचकर नीचे जाने लगा। मैं थोड़ी सी सीढ़ियां उतरा था कि नीचे रोशनी देखकर मैं वहीं रुक गया। मैंने सीढ़ियों की रेलिंग से नीचे का जायजा लेना शुरू कर दिया। नीचे बड़ा सा ड्राइंग रूम हॉल था। सामने मौजूद कमरों के दरवाजे बंद थे। मुझे ये तो कंफर्म था कि कोठी का 2nd फ्लोर है। अब कोठी में फैमिली के कितने अफराद थे और किस तरह के लोग थे ये तो मुझे मालूम नहीं था, मगर खामोशी और चारों तरफ सन्नाटा देखकर मुझे ये तसल्ली हो गई थी कि घर के सारे अफराद सो रहे हैं। अगर घर का कोई फर्द जाग भी रहा होगा तो वो बंद कमरे में था। तसल्ली करने के बाद मैं नीचे उतरने लगा। नीचे ड्राइंग रूम में आकर मैं चारों तरफ नजरें डालकर छुपने के लिए महफूज जगह तलाश करने लगा। इसी दौरान मेरी नजर एक दरवाजे पर ठहर गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था क्योंकि कमरे के अंदर अंधेरा था।
मैं दबे पांव चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को थोड़ा धकेलकर अंदर झांकने लगा। ड्राइंग रूम की रोशनी की वजह से कमरे में पड़ा बेतरतीबी सामान देखकर मैं समझ गया कि ये स्टोर रूम है। मौके की मुनासिबत से छुपने के लिए मेरे पास इससे महफूज जगह कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि स्टोर रूम की तरफ कोई आए नामुमकिन वाली बात होती है। तसल्ली करके मैं अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा खुला रखने की बजाय दरवाजे को बंद कर दिया। हल्की सी कड़क की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे यूं लगा जैसे दरवाजा लॉक हो गया है। मैंने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला तो दरवाजा खिल गया। अपना वहम दूर करके मैं दरवाजा बंद करके दरवाजे के साथ लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगे बटनों पर बड़े मोहतात अंदाज में उंगली रखकर फुर्ती से उन ऑफ करने लगा, ताकि अगर बटन से किसी चीज जलने की आवाज भी पैदा हो तो ऐसा लम्हा भर के लिए ही हो। पहले बटन से पंखा चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने दूसरे लम्हे पंखा बंद करके दूसरा बटन दबा दिया तो कमरे की लाइट जल गई। मैंने वहीं खड़े कमरे में पड़े सामान पर एक नजर डाली। कमरे में पुराना फर्नीचर, जिसमें सोफा, टेबल और दीगर सामान उलट पलट पड़ा था, जबकि 2 3 सीटर सोफे आमने सामने सीधे रखे हुए थे। एक सोफा तो दीवार के साथ लगा हुआ था, जबकि दूसरा सोफा बाकी सामान के आगे रखा हुआ था। बड़े सोफे की बैक काफी ऊंची थी, जिसके पीछे बैठा बंदा नजर नहीं आ सकता था। मैंने दीवार के साथ लगे हुए सोफे की वजह उसके सामने पड़े सोफे के पास जाकर उसके पीछे पड़े सामान का जायजा लिया, ताकि कोई महफूज जगह तलाश कर सकूं। अगले ही लम्हे मुझे दूसरी जगह नजर आ गई, और वो जगह सोफे से थोड़े पीछे पड़ा सिंगल बेड था, जिसके नीचे दाखिल होकर छुपा जा सकता था। मैंने छुपने की जगह का तयन करने के बाद वापस आकर लाइट बंद की। लाइट बंद होने की वजह से कमरे में घुप अंधेरा हो गया, यहाँ तक कि मुझे अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। मैंने मखसूस अंदाज में आंखें बंद करने के बाद आंखें खोली। 3 4 दफा ये मखसूस अमल दोहराने के बाद मुझे सामान के हिले से नजर आने लगा। मैं अंदाजे से चलता हुआ सोफे के पीछे जाकर बैठा। सोफे के पीछे में इस अंदाज में छप कर बैठा था कि अगर किसी किस्म का खतरा भी महसूस हो तो मैं बरवक्त बेड के नीचे घुस जाऊं। तकरीबन आधा घंटा गुजरा था कि कमरे का दरवाजा खिलने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। आवाज सुनते ही मैंने गिरफ्त मजबूत लिप्स कर ली, क्योंकि दरवाजा बड़े मोहतात अंदाज में खोला गया था और ये स्टाइल कमांडो का ही हो सकता था। मुझे अब जल्दी से बेड के नीचे घुसना था, क्योंकि किसी वक्त कमरे की लाइट जल सकती थी, और लाइट जलने का मतलब मेरी मौत तय थी, क्योंकि रोशनी में बेड के नीचे घुसते वो मुझे देख भी सकते थे। अभी मैं बेड के नीचे घुसने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में निस्वानी आवाज पड़ी। राजेश, मैं कह रही हूँ ये सही नहीं है। दूसरे लम्हे मर्दाना सरगोशी सुनाई दी। आहिस्ता बोलो। आवाजें सुनकर मैं वही बुत बन गया कि ये कौन लोग हैं जो यूं चोरों की तरह स्टोर रूम में दाखिल होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था, इसलिए उनकी सरगोशी भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैं उनकी तरफ पूरी तवज्जो लगाकर चौकस होकर बैठ गया। अगले लम्हे निस्वानी आवाज फिर से आई। राजेश, अभी भी वक्त है, तुम वापस नीचे चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो क़यामत हो जाएगी। मर्दाना सरगोशी हुई। भाभी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई नहीं आएगा, फिर भी तुम डर रही हो। निस्वानी आवाज में घबराहट थी, जबकि मर्दाना आवाज घबराहट में भी औरत को तसल्ली दे रहा था। औरत बोली, राजेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मामा जी, आपत्ता जी की आंख खिल गई तो वो ऊपर आ सकती है। राजेश नामी लड़का बोला। भाभी, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, मगर तुम मेरी मजबूरी को क्यों नहीं समझ रही? अगर आज भी तुमने मेरी बात ना मानी तो उसके बाद मौका नहीं मिलना। वो लड़की बोली। राजेश, तुम अच्छे से जानते हो हमारा रिश्ता क्या है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम अभी बच्चे हो। राजेश बेताबी से बोला। नहीं भाभी, मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। अब सिर्फ एक बार मुझे मौका देकर तो देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं बच्चा नहीं हूँ। वो भाभी बोली। राजेश, तुम मेरे लिए तो बच्चे ही हो। सोचो, अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो फिर क्या होगा? मुझे तो वो जान से मार डालेंगे। राजेश बोला। अरे भाभी, जरा ये भी तो सोचो कि अगर मैंने जुबान खोल दी तब भैया तुम्हारी क्या हालत करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, और जो मैं कहता हूँ चुपचाप कर लो। भाभी बोली। राजेश, मुझे ब्लैकमेल करके तुम अच्छा नहीं कर रहे, मेरी इज्जत खराब करके तुम्हें क्या मिलेगा? राजेश हल्का सा कहका लगाकर बोला। अरे भाभी, जरा सोचो, जब मैं भैया को तुम्हारी और संजय की फोटो दिखाऊंगा तो क्या तब तुम्हारी इज्जत रहेगी? चंद लम्हों की खामोशी के बाद भाभी की आवाज सुनाई दी। देखो राजेश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे ये गुनाह मत करवाओ। वो राजेश बोला। वाह भाभी, जब संजय की बाहों में झूलती हो तब तुझे ये पाप नहीं लगता, और अगर मैं कहता हूँ तो वो तुम्हें पाप लगेगा। ठीक है, तुम संजय के साथ नेकी कमाओ, हम भैया को तुम्हारी फोटो दिखाकर पाप कमा लेते हैं।
ये कहकर शायद राजेश बाहर जाने लगा था, तभी भाभी की शिकस्त खुर्दा रूह हंसी आवाज आई, अच्छा रुको। सुरेश की आवाज आई, अरे भाभी तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमें जाने देती हो और ना ही कुछ करने देती हो, क्या रात भर यहाँ खड़े होकर बातें करनी है? भाभी बोली, अच्छा उधर आओ, पहले लाइट जलाओ, अंधेरे में मेरा दम घट रहा है। लाइट जलाने का सुनकर मैं मजीद नीचे होकर मेंढक की तरह घुटने और कोहनियां बिछाकर बैठ गया। राजेश का शैतानी अंदाज में हाहा गूंजा और साथ ही कहका राजेश बोला, वारे भाभी तुम तो छपी रुस्तम निकली, ये ले तुम क्या याद करेगी। अगले लम्हे कमरे की लाइट जल गई। लाइट जलते ही खामोशी हो गई। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे अपनी भाभी की याद आ गई। एक तो मैं प्रीति जैसी हुसैन लड़की के साथ काम छोड़कर आया था, दूसरा इन दोनों की बातें सुनकर और भाभी का ख्याल आते ही मेरी हालत अजीब सी होने लगी। हालांकि इस वक्त में जिंदगी मौत के दहाने पर था, अगर कमांडो आ जाते तब भी मेरी मौत थी, और अगर इस देवर भाभी की जोड़ी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाता तब भी चूर चूर का कटा खिल जाना था। पहले ही बाहर मेरी तलाश जारी थी, ऊपर से उनके शोर की वजह से कमांडो का रुख अगर इधर नहीं भी होना था, उनका शोर सुनकर उन्होंने उधर का रुख कर लेना था। फिर भी ये सारी सिचुएशन को नजरअंदाज करके मैं भाभी के ख्यालों में खो चुका था। भाभी के साथ गुजरे लम्हात का एक एक सीन मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। अचानक भाभी की आवाज आई, नहीं राजेश ये मत करो, तुम्हें भगवान का वास्ता। ये राजेश बदहवास में बोला, कुछ नहीं होता, अगर भगवान ने आज मौका दे दिया तो मुझे अपनी हसरत पूरी करने दो। भाभी की आवाज आई, नहीं राजेश। राजेश ने दोबारा अपनी बात दोहराई। भाभी ने फिर रहम भरी अपील की। राजेश ने भाभी की अपील मुस्तरद करते हुए अपना मुद्दा बयान किया। मैं थोड़ा ऊपर होकर उधर उधर देखने लगा, कहीं से मुझे ऐसी जगह मिल जाए जहां से छपकर मैं सारा मामला आंखों से देख सकूं। इसी दौरान मेरी नजर सोफे के आखिर में पड़ी, जहां सोफा दीवार से थोड़ा पीछे था। मैं आहिस्ता आहिस्ता मगरमच्छ की तरह रेंगते हुए सोफे के आखिर में पहुंच गया। वहां से सामने बड़े सोफे का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे वहां बैठे 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। इतना वक्त गुजरने के बाद मुझे इस बात की भी काफी हद तक तसल्ली हो गई थी कि मेरी तलाश में आने वाले खुफिया एजेंसी की टीम मायूस होकर वापस लौट गई है। वैसे भी मेरा यहाँ जितना टाइम गुजर जाता इतना ही मेरे लिए फायदामंद था, ताकि मुकम्मल तसल्ली के बाद में मौका देखकर यहाँ से 15 मिनट गुजर गए निकल जाऊं। लेकिन मुझे तो अब मुलाकात करके ही जाना था। ये सब कैसे करना था और किस तरह करना था, सारी प्लानिंग मेरे दिमाग में आ गई थी। अब ये मेरे दिमाग का फतूर था कि मुझे अपनी की गई प्लानिंग कामयाब होती नजर आ रही थी, वरना जो मैं करने जा रहा था वो मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये मुसीबत में फंसने के मुतरादिफ था। मुझे सारे रास्ते खिले नजर आ रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुझे बाहर मौजूद खतरे के टल जाने की तसल्ली हो गई, इसलिए मजीद वक्त गुजारने के साथ मंसूबा पूरी तरह मैंने तैयार कर लिया था। मैंने मजीद कुछ देर इंतजार करने के बाद अपने मंसूबे पर अमल करने का सोचा। पगड़ी का कपड़ा खोलकर अपने चेहरे को अच्छे से मखसूस अंदाज में ढांप कर एक्शन लेते हुए एकदम खड़ा हुआ और सोफे के ऊपर से जंप लेकर इतनी बर्क रफ्तारी से राजेश के पीछे जा पहुंचा के दोनों को मालूम ही तब पड़ा जब मैं राजेश के सर पर पहुंचकर इसे काबू कर चुका था। इससे पहले कि राजेश कुछ करता, मैं एक हाथ उसके मुंह पर रखकर अपने मखसूस अंदाज में धाड़ा, खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो। मेरी यूं खलाई मखलूक की तरह आमद और मेरा जारहाना अंदाज देखकर भाभी ने चीख मारी, जो बंद कमरे की दीवारों से टकरा कर दम तोड़ गई। इससे पहले कि राजेश कुछ कर पाता, अब भाभी उठकर भागने की कोशिश करती। मेरे मखसूस लहजे की वजह से मेरी धमकी आमेज बातें काफी हद तक कारगर साबित हुईं। भाभी दोनों हाथ चेहरे के आगे करके कांपते हुए बोली, नहीं, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, मगर प्लीज मुझे कुछ मत कहना। मैं बदस्तूर अपने लहजे को बरकरार रखते हुए बोला, मुझे क्या चाहिए वो मैं खुद ले लूंगा, मगर एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर तुम दोनों में से किसी ने जरा सी भी चलिक्की करने की कोशिश की तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये जहन में रख लो। मेरे मजीद 5 साथी तुम्हारे घर में मौजूद हैं, वो नीचे अपना काम कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम अपनी और अपने इस लाडले देवर की सलामती चाहती हो तो खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रहो। मैं अपनी बात एक दफा ही करता हूँ, बात को दोहराना मेरी आदत में शामिल नहीं। इनकार की सूरत में जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। भाभी बोली, हम कुछ नहीं करते ना ही कुछ बोलेंगे, मगर प्लीज मुझे कुछ मत कहना। भाभी की जुबान से 2 दफा यही बात निकली कि मुझे कुछ मत कहना। इसने एक बार भी अपने देवर के लिए सिफारिश नहीं की कि मेरे देवर को छोड़ दो, ऐसा कोई नुकसान मत पहुंचाना।
मैंने दोनों पर मजीद प्रेशर डालने के लिए राजेश की रीढ़ की हड्डी पर नॉर्मल अंदाज में घटना मारा ताकि इसे सिर्फ तकलीफ का एहसास हो। घटना मारते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा, ओए बड़वे, तो अभी तक चुप करके खड़ा है, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? राजेश तकलीफ बोला, प्लीज सर मुझे छोड़ दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। और मैंने कहा, तुझे और तेरी भाभी को तब छोड़ूंगा जब मुझे मेरी मतलूबा चीज मिलेगी। राजेश खाते पीते घराने का होने की वजह से गोरा रंग का मम्मी डैडी बच्चा था। मेरी बात सुनकर राजेश बोला, तुम्हें जो चाहिए ले लो मगर मुझे छोड़ दो। मैं इसकी गर्दन पर बाजू की गिरफ्त सख्त करते हुए बोला, अबे अंटी के बच्चे। चुप कर राजेश के साथ ही बत्ती गिल हो गई। वो जी जी कहते खामोश हो गया। सूरत-ए-हाल मेरे कंट्रोल में थी, इसलिए मैंने मजीद वक्त जाया करने की बजाय नीचे पड़ा ट्राउजर पांव की मदद से ऊपर किया। ट्राउजर में से डोरी खींचकर बाहर निकाली। डोरी निकालकर मुंह में दबाकर राजेश के हाथ बांध दिए। इसके हाथ बांधते ही मैंने राजेश को दूसरे सोफे पर मुंह के बिल धक्का दिया। राजेश सीधा मुंह के बिल सोफे पर गिर गया। साथ ही भाभी की हल्की सी चीख मेरे कानों में पड़ी। मैंने एक बार फिर भाभी को धमकाते हुए राजेश को खामोश रहने का कहा और अगले को धमकी देते हुए कहा, दोनों टांगे सोफे के ऊपर करके उल्टा लेट जा। अगर तेरे जिस्म में हल्की सी भी लर्जिश पैदा हुई तो समझ ले तेरी मौत यकीनी है। राजेश इस बात में सर हिलाते हुए जल्दी से अपनी पोजीशन दुरुस्त करके उल्टा लेट गया। इसे कुछ मत करना, तुम्हें भगवान का वास्ता, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दे देती हूँ। मैंने कहा, भाभी जी, जो मुझे चाहिए इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो सब तो यहाँ रहकर भी तुम मुझे दे सकती हो। मेरी मानी खेज बात सुनकर भाभी हैरानगी से बोली, क्या मतलब, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, वही जो कुछ देर पहले तुम्हारा लाडला देवर तुमसे मांग रहा था। मेरी बात सुनकर भाभी के चेहरे का रंग मजीद उड़ गया। भाभी दोनों हाथ जोड़कर बोली, मेरे साथ ये सब मत करना, इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं लाकर दे देती हूँ। मैं मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो खामखा डर गई हो, जो पैसे लेने आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मैं तो 6 माह से तुम्हारे हसन का दीवाना होकर तुमसे मिलने के बहाने ढूंढता आ रहा था। जब भी तुम घर से निकलती थी मैं तभी तुम्हारा पीछा करता था। वो तो भगवान ने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी जो इत्तेफाक से तुम मिल गई। भाभी बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, कमाल करती हो, अभी तो अपना तारुफ करवाया कि 6 माह से तुम्हारा दीवाना वार पीछा कर रहा हूँ। भाभी बोली, तुम जो कोई भी हो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। मैं काट कर हंसते हुए बोला, वाह वाह भाभी, मेरी मोहब्बत को दौलत में तोड़ रही हो। वैसे भी तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं, इस काम के लिए मेरे साथी मौजूद हैं, वो खुद ही सारा केश निकाल लेंगे। अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें जो काम कहा है वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब वो काम चाहिए आराम से, प्यार से, लाड से करवा लो, चाहे जबरदस्ती करवा लो, करवाना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना मैं अपना काम भी कर लूंगा और जाते जाते तुम दोनों पर लटका कर जाऊंगा। क्योंकि जो चीज मुझे नहीं मिलती वो चीज किसी और के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं छोड़ता। ये कहकर मैं भाभी के करीब जाकर खड़ा हो गया। कमरे में दाखिल होने से लेकर अब तक जो जो बातें तुम दोनों के दरमियान हुई और जो कुछ तुम दोनों ने किया, मैंने सब कुछ देखा है और सब कुछ सुना है, इसलिए मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो। मैंने नॉर्मल होते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? भाभी आहिस्ता से बोली, जिया। मैं मुस्कुरा कर बोला, वाओ जिया, क्या खूबसूरत नाम रखा है तुम्हारा। तुम्हारे माँ बाप ने जिस तरह तुम खूबसूरत हो वैसे ही तुम्हारा नाम खूबसूरत है। ये कहकर मैं संजीदगी इख्तियार करते हुए बोला, देखो जिया, तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि तुम्हें ये बहुत पसंद आया है और तुम्हें ये भी पता है कि अगर आज तुमने ये मौका गंवा दिया तो फिर ऐसा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी बात मान लो, तुम्हारा शौहर भी नहीं ये सब दे सका और ना ही तुम्हारे बॉय फ्रेंड संजय दे सका होगा। संजय का नाम सुनकर भाभी ने चौंक कर मेरी जानिब देखते हुए कहा, तुम संजय को कैसे जानते हो? मैंने कहा, जैसे तुम जानती हो वैसे ही मैं संजय को जानता हूँ। वो भाभी कंफ्यूजन का शिकार होते हुए बोली, क्या मतलब? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, मतलब कि जैसे संजय तुम्हारा दोस्त है वैसे ही मेरा दोस्त है। पहली दफा मैंने तुम्हें संजय के साथ ही देखा था, इसी दिन से मैं तुम्हारे पीछे हूँ। भाभी बोली, कब?
किस जगह? मैंने कहा, छोड़ो उन फजूल बातों को। क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो? ये कहकर मैं जिया की बात को नजरअंदाज करते हुए असल मौजू पर वापस आते हुए बोला, अच्छा तो मैं कह रहा था कि अभी तो तुम जे कर रही हो। मैंने जिया भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थीं और उसकी गोरी गालों पर सुर्खी के डोरे नुमाया होने लग गए थे और चेहरे पर खौफ की बजाय रौनक की झलक नजर आनी शुरू हो गई थी।